फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मसीहा आईएएस में। आज हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्लड। ब्लड मीन्स रक्त। ब्लड, रक्त, इसी को हम कह सकते हैं रुधिर। क्लियर? ये तीनों एक ही चीज है, ब्लड, रक्त या रुधिर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ब्लड, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, है ना। तो आप मुझे कमेंट करिए कि रक्त के अध्ययन को कहते क्या है ना। रक्त के अध्ययन को कहते हैं क्या भाई? क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। देखिए, ब्लड जो है होता क्या है। अगर जनरल ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ब्लड क्या है, तो ब्लड जो है वो आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग को कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? रक्त जो है हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग को कनेक्ट करने का कार्य करता है और ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करता है। अब भाई कनेक्ट करने का काम करता है, इसका मतलब रक्त क्या हुआ? एक ऊतक तो है ही, क्योंकि रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। और रक्त जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसका मतलब जो है रक्त जो है वो टिश्यू है। और कैसा टिश्यू है? तो लिक्विड है। इसको हम बोलेंगे तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। मींस बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त जो है वो कनेक्ट करता है, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। भाई ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, तो रक्त जो है वो है क्या एक्चुअल में? भाई रक्त से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो रक्त जो है, मान लीजिए कि कोई रक्त जो है 100% है ना। कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। अब इस 100% में हम देखेंगे कि ये जो रक्त है, इस 100% में दो चीजें होती हैं। पहली होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, जिनको हम कह सकते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। भाई प्लाज्मा, अब प्लाज्मा जो है वो हमारे ब्लड में 55% होता है और रिमेनिंग 100% में से 45% हमारी रक्त कणिकाएं होती है। अब भाई आगे बढ़ते हैं, तो प्लाज्मा जो है उसमें 90% जल होता है, वाटर। 90% तो प्लाज्मा में सिर्फ वाटर ही है और 10% जो है अन्य कार्बनिक तत्व है। अन्य कार्बनिक तत्व है ना, जैसे विटामिन, प्रोटीन वगैरह वगैरह। 10% जो है अन्य कार्बनिक तत्व। कार्बनिक मतलब जिनमें वो तत्व जिनमें कार्बन मौजूद है। रक्त कणिकाएं देखेंगे तो रक्त कणिकाएं जो 45% है वो 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। नाम आपने सुने ही होंगे, जैसे जांच कराते हैं, जब पैथोलॉजी जाते हैं तो हमारे आरबीसी काउंट होती है, डब्ल्यूबीसी काउंट होती है, प्लेटलेट्स भी काउंट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी देखो, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पहले आरबीसी का साइंटिफिक नेम आ सकता है। इस आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। यहां से तीनों से ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब आरबीसी के अंदर चलें तो फुल फॉर्म, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। याद रखना, कई जगह पे सेल्स लिखा होता है, सेल सही नहीं है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अगर कॉर्पस्कल्स नहीं है तो सेल भी सही है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम इसको चुनेंगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को। मींस दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, भाई रक्त आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण छोड़ो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का ही निर्माण एक ही जगह होता है, दैट इज अस्थि मज्जा, मींस बोन मैरो, मींस हड्डी के भीतर।
कहां पर? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु होती है आपकी प्लीहा में। प्लीहा जैसे हम स्प्लीन भी कहते हैं, कई लोग इसे तिल्ली भी बोलते हैं। और मृत्यु होने के कारण ही हम प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान है ना, इंग्लिश में बोले तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर दोस्तों? अब भाई जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, तो जीवन काल कितना होता है? जीवन काल मीन्स लाइफ स्पैन कितना है? तो 120 डेज। 120 डेज मीन्स आरबीसी, आरबीसी कितना जीवन काल है आरबीसी का? 120 दिन। आरबीसी का कार्य क्या है भाई? कार्य, कार्य देखें तो कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को लेके जाना, ऑक्सीजन को हमारी प्रत्येक कोशिका तक लेके जाना, जिससे हमारी कोशिका जो है वो श्वसन कर पाए, कोशिकीय श्वसन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब भाई आरबीसी का जो कार्य है वो है एक जगह से दूसरी जगह कोशिका को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जाना, सॉरी, तो ऑक्सीजन को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को कैरी करना था, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की पहुंच उपलब्ध कराना, यही आरबीसी का कार्य है। मींस ऑक्सीजन को स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को कैरी करना, मींस ये आरबीसी का काम है। और आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, हम जो कह रहे हैं रेड, आरबीसी का जो लाल रंग है वो क्यों है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन क्या है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? तो इट्स अ टाइप ऑफ आयरन, हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन आपने सुना होगा, वही है हीम। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इस प्रकार जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, किससे? लोहे से और प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना। सीधा क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन क्या है? तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन, जो कहां पे पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। और क्या काम है इसका? तो आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करती है? मींस एक जगह से ऑक्सीजन को कैरी करती है दूसरी जगह पर। अब जब हम किसी पैथोलॉजी जाते हैं और डॉक्टर हमें बोलता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, तो हमारी जो जांच होती है वो इस हीमोग्लोबिन की होती है, ना कि पूरे ब्लड की। हीमोग्लोबिन का लेवल होता है कि कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, ये डॉक्टर बताता है खून की कमी है, वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ये हुआ आपका आरबीसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस। यहाँ से आरबीसी से पहला क्वेश्चन बनता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल, इसका फुल नेम है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। जीवन काल 120 दिन है। कार्य ऑक्सीजन को स्थानांतरित करना, एक जगह दूसरी जगह ऑक्सीजन को कैरी करना। और इसका लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है? एक हेमेटाइट टाइप का आयरन है। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये आपका आरबीसी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम थोड़ा डब्ल्यूबीसी के तरफ। तो इस डब्ल्यूबीसी को थोड़ा यहां समझते हैं। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, नॉट सेल, सेल नहीं बोलेंगे ना, सेल हम याद करेंगे, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब डब्ल्यूबीसी का वही चीज है, निर्माण कहां होता है, मृत्यु कहां होती है, जीवन काल कितना है, कार्य क्या है, और कमी से क्या होगा। हाँ एक चीज और कि आरबीसी की कमी से क्या होगा, तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा? एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये कमी से होने वाला रोग है। कमी से क्या होगा? एनीमिया होगा आपको। चलिए डब्ल्यूबीसी में देखें तो निर्माण कहां होता है, तो दैट इज अस्थि मज्जा, वही अस्थि मज्जा में निर्माण होगा। मृत्यु कहां होती है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ती है, मृत्यु होती है रक्त में, रक्त में ही मृत्यु होती है। जीवन काल 2 से 5 दिन। कार्य क्या है? मीन्स हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यून सिस्टम। कमी से क्या होगा?
मीन्स कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी से आपको लगेगी, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी कम हो जाएगी, है ना। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही थी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। ये आपका क्या है भाई, इस WBC से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब एक चीज आपकी और बची या इसमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, तो ये प्लेटलेट्स भी हमारी एक प्रकार की रक्त कणिकाएं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब प्लेटलेट्स जो है उनका निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस वापस वही बनेंगे कि निर्माण कहाँ है, तो निर्माण कहाँ हो रहा है, वही अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होती है, वही रक्त में। WBC की तरह इसकी मृत्यु भी कहाँ हो रही है भैया, रक्त में। अब देखिए इसकी मृत्यु भी रक्त में। जीवन काल पूछेंगे, जीवन काल, तो कई बुक में जीवन काल अलग अलग दिया है, लेकिन जो हम आपको बताना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं 9 से 12 दिन के आसपास। 9 से 12 दिन जो ना सबसे उपयुक्त आंसर यही आता है, 9 से 12 दिन। 12 दिन के आसपास तक प्लेटलेट्स जो है वो आपकी जीवित रहती है। क्या कार्य क्या है प्लेटलेट्स का, तो कार्य वही WBC की तरह कार्य होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। क्या होगा कमी से, भाई ये कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। हाँ एक बात यहाँ नोट डाल के लिखोगे, नोट में क्या लिखना है, मीन्स डेंगू जो बुखार है, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या अचानक गिरती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिस होने पर जो है प्लेटलेट्स की संख्या अचानक से गिर जाती है, तो वो बीमारी है डेंगू। मीन्स आप लिखेंगे यहाँ पे डेंगू में प्लेटलेट्स का संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक गिरावट दर्ज की जाती है, गिरावट दर्ज की जाती है। इस प्रकार ये है, हमने यहाँ पे तीनों रक्त कणिकाओं को पढ़ा, RBC भी, WBC भी और प्लेटलेट्स भी। कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हमने आपको सब बताया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं प्लाज्मा की। मीन्स प्लाज्मा क्या है, मीन्स प्लाज्मा क्या होता है, मीन्स हमारे ब्लड का कितना हिस्सा, 55% हिस्सा, जिसमें 90% वाटर है। इस 55% का 90% क्या है, वाटर है। मीन्स ये प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा जैसे आपने जब देखा होगा कभी किसी को ब्लड जो है, किसी ने ब्लड चढ़वाया हो या किसी ने देखा हो कि रक्त जब चढ़ता है तो कोई भी पाउच है, जैसे ये ब्लड की पाउच है जिसका वेट है वो 200 mg, 200 मिलीग्राम की ये पाउच होती है जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, तब एक पाउच जो ब्लड निकाला जाता है उसमें वेट जो है वो 200 मिलीग्राम होता है। इस 200 mg की 200 ग्राम के आसपास की जो है वो आपकी बोतल है। अब 200 ग्राम जो ये बोतल है, इस बोतल में जो ब्लड भरा हुआ है इसमें रक्त कणिकाएं कितनी होंगी, 45%, और प्लाज्मा कितना होगा, 55%। अब रक्त कणिकाएं जो है वो भारी होंगी तो सबसे पहले जो सामने वाले पर्सन को जब ब्लड चढ़ता है तो सबसे पहले रक्त कणिकाएं बाहर निकल जाएंगी, सबसे पहले वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगी। लेकिन जो बाद में एक पानी जैसा तरल पदार्थ भरा रह जाता है, ये क्या है, ये पानी जैसा तरल पदार्थ ही क्या है, प्लाज्मा है। और ये ब्लड का आवश्यक घटक है, कारण है जो हमारे ब्लड को तरल बनाए रखता है, वरना ये जम जाएगा, है ना, ये गाढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है ये ब्लड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ब्लड से क्वेश्चंस और भी कई प्रकार से पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए इसे रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त में गंध क्यों होती है, भाई ये गंध क्यों है, रक्त में बदबू क्यों आती है, तो ये आती एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। कहाँ इसका निर्माण होता है, तो लीवर उसका निर्माण करता है। कौन करता है, लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत, जिसे कलेजा कहा जाता है, जनरल भाषा में कलेजा कहते हैं। और एल्बुमिन जो वजह है, इस वजह से ही हमारे रक्त में गंध होती है। पहला क्वेश्चन ये आया, रक्त में गंध क्यों होती है।
मीन्स रक्त में गंध एल्बुमिन प्रोटीन के कारण होती है, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, निर्माण होता है कहां पर, यकृत में। दूसरा जो जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का क्यों जमता है, रक्त का थक्का क्यों जमता है, भाई ये क्यों जमता है, रक्त का थक्का क्यों जमता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जमता है, ये तो विटामिन से जुड़ा क्वेश्चन है। और भाई रक्त का थक्का जमने के लिए एक प्रोटीन भी जिम्मेदार होती है, जिसका नाम क्या है ना, जैसे दो प्रोटीन होती हैं, एक होती है हेपेरिन, हेपेरिन, एक होती है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन। हेपेरिन और फाइब्रोनोजिन दोनों प्रोटीन जो है वो लीवर बनाता है और रहती हमारे ब्लड के अंदर ही है। जब ब्लड बाहर निकलने लगता है, जैसे चोट लगने पर जब ब्लड बाहर निकलता है तो फाइब्रोनोजिन एक्टिव हो जाती है, और ब्लड के अंदर जब रहती है, शरीर के जब अंदर रहती है तो फाइब्रोनोजिन जो है वो अनएक्टिव फॉर्म में रहती है। लेकिन जब जैसे ही ब्लड बाहर निकलने लगता है, हमारे शरीर से बाहर निकलेगा तो फाइब्रोनोजिन एक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब रक्त का थक्का क्यों जमता है, तो फाइब्रोनोजिन की प्रोटीन की वजह से भी जमता है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। और इस प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, तो हम वापस से कहेंगे कि यकृत में ही इसका निर्माण होता है। अब भाई क्वेश्चन अगला ये भी तो हो सकता है कि रक्त का थक्का हमारे रक्त में, शरीर के अंदर रक्त में क्यों नहीं जमता, तो भाई वो जमता है हेपेरिन की वजह से। तो हेपेरिन क्या करता है, तो हेपेरिन शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनने देता, नहीं बनने देता। क्लियर दोस्तों, ये जो है वो क्वेश्चन ये भी यहां से भी पूछे गए। अब एक जनरल क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि भाई रक्त जो होता है, भाई ब्लड, तो ब्लड ग्रुप्स ना, क्लियर, ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो याद रखना ब्लड से जुड़ी जितनी भी खोज होंगी, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप और भी जितनी भी खोजें हों, वो सब खोजें ब्लड से संबंधित सभी खोजें कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कार्ल लैंडस्टीनर, बंदे का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की जितनी भी रक्त संबंधी सारी खोज, सिर्फ एक खोज को छोड़कर, वो है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ये आपको याद रखना है, विलियम हार्वे। और बाकी सभी खोजें किसकी हैं, कार्ल लैंडस्टीनर की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो ब्लड ग्रुप केवल 4 होते हैं, ए बी और ओ, यही ब्लड ग्रुप है। फिर इसमें हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, तो वो लगाते हैं हम किसकी वजह से, प्लस माइनस क्यों लगते हैं इसके ऊपर, रक्त के ऊपर, वो होते हैं क्या होते हैं, RH फैक्टर, उसे हम कहते हैं RH फैक्टर। क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है, RH फैक्टर का खोज किसने किया था, तो वापस से कार्ल लैंडस्टीनर, क्योंकि हर चीज तो कार्ल लैंडस्टीनर की है ब्लड से संबंधित, एक ही चीज छोड़कर, वो है रक्त परिसंचरण। RH फैक्टर की खोज सबसे पहले किसमें की गई थी, तो रीजस नाम का एक मंकी था, रीजस नामक बंदर में। क्लियर, रीजस नामक, और रीजस की जो RH है इसी को हम पकड़ के कहते हैं RH फैक्टर। इसीलिए हम इसको रीजस बंदर जो था उसी में से लिया था, और उस बंदर में जो RH था उसी को हमने क्या कह दिया, एक फैक्टर माना। अब जिसके अंदर ये फैक्टर मौजूद है उसका ब्लड पॉजिटिव कहलाता है, और जिसके अंदर ये फैक्टर मौजूद नहीं है उसका ब्लड नेगेटिव कहलाता है। कोई भी पॉजिटिव ब्लड वाला जो है, कोई भी पॉजिटिव ब्लड वाला नेगेटिव ब्लड को कैरी कर सकता है। जैसे ए पॉजिटिव ब्लड वाला जो है वो ए नेगेटिव को भी कैरी कर सकता है, इट्स इफिशिएंट है, वो मींस वो क्षमतावान है, मींस उसके अंदर ये क्षमता है कि वो प्लस को भी कैरी कर लेगा और ए माइनस को भी कैरी कर सकता है। लेकिन ए माइनस वाला जो है वो ए माइनस को ही कैरी करेगा, ए प्लस को कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर RH फैक्टर मौजूद नहीं और ये फैक्टर वाले ब्लड को कैरी नहीं कर सकता। इसीलिए 2 क्वेश्चन बहुत जनरल पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई यूनिवर्सल डोनर कौन है। यूनिवर्सल डोनर मीन्स सर्वदाता, कहने का मतलब है सर्वदाता समूह।
हमारा ब्लड का यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा ब्लड को डोनेट कर सकता है, हर परिस्थिति में डोनेट कर सकता है, तो सब जानते हैं वो ब्लड ग्रुप है ओ। कौन सा? ओ। लेकिन क्या ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है? जरा सोच के देखिए, अगर ओ नेगेटिव वाला, कहीं भी कोई भी नेगेटिव वाला अगर आरएच फैक्टर जिसका नेगेटिव है, उस बंदे को आप ओ पॉजिटिव ब्लड दे दोगे, क्या वो ले पाएगा, उसके बॉडी में चल पाएगा? इसका मतलब नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओ पॉजिटिव अगर हम लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है, जबकि आंसर बनता है ओ नेगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ नेगेटिव इज द राइट आंसर। ओ नेगेटिव जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ पॉजिटिव अगर ऑप्शन में है और नेगेटिव भी ऑप्शन में है तो हम ओ नेगेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर तो ओ नेगेटिव ही है। अब आते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। भाई एक्सेप्टर कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, अगर मैं डोनर की बात ना करूं और एक्सेप्टर की, मैं सर्वग्राही कौन है? तो भाई सर्वग्राही की जब हम बात करेंगे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सबको पता है ए बी है। पर ए बी कौन सा ए बी? क्या पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? अगर नेगेटिव वाला होगा तो पॉजिटिव ब्लड को कैरी नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? पॉजिटिव लगा दोगे। तो यूनिवर्सल जो डोनर है वो है ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है, सर्वग्राही जो है, वो है ए बी पॉजिटिव। क्लियर? तो ये है ए बी पॉजिटिव। अगर आपसे क्वेश्चन जनरल पूछा जाएगा भाई रक्त में बदबू क्यों आती है या गंध क्यों आती है, तो आप सीधे जवाब दोगे एल्बुमिन की वजह से। एल्बुमिन जो है वो अंडे में भी पाया जाता है। जो आपका जो अंडा है, जैसे कोई भी अंडा लेंगे हम, किसी भी पक्षी का अंडा ले लो, है ना, मार्केट में मिलने वाला मुर्गी का अंडा ले लो, उसके अंदर जो गंध है वो भी किसकी वजह से है? एल्बुमिन की वजह से ही है। क्लियर? तो ये था हमारा जो है आज का, ये जितना भी आपको ब्लड से संबंधित जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, है ना। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो शेयर करिए, जिससे कि ये नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसके लिए मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि जो है हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।